ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक के मंच पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और आज हमारे मंच पर खास मेहमान हैं जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, चिंतक भी हैं। हम स्वागत करेंगे उर्मिलेश जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। शुक्रिया शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं राजनीतिक सवाल से ही। महागठबंधन में सीएम चेहरे का ऐलान हो गया है और लोग कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आपकी नजर में क्या लग रहा है, देर आए दुरुस्त आए या बड़ी देर कर दी मेहरवा आते आते? देखिए, ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं। ये तो नतीजे पर निर्भर करेगा कि क्या इसका इम्प्लीकेशन होता है, क्या इसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बात एक कही जाती है कि भाई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नाम जो है संवैधानिक तौर पे घोषित पहले नहीं करना चाहिए। विधायक और सांसद ये चुनते हैं, प्रधानमंत्री को सांसद चुनते हैं और विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं। लेकिन ये एक संवैधानिक पोजीशन है, इससे इतर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो संविधान विरोधी नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पे एक परिपाटी अपने मुल्क में बनी हुई है काफ़ी अरसे से, लंबे अरसे से, कि अलायंसेज बहुत सारे जो बनते हैं और अलायंसेज बन रहे हैं 60 के दशक से ही बन रहे हैं। तो उसमें आमतौर पे मुख्यमंत्री का जो दावेदार है या एक चेहरा है उसको लोग प्रोजेक्ट करते रहे। बीजेपी तो बहुत ज़्यादा करती रही है। जो बीजेपी कई बार नाराज़ होती है इस तरह के अगर विपक्ष का आदमी करता है या कोई दल करता है, लेकिन बीजेपी स्वयं करती रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर प्रोजेक्ट किया जाए किसी को, खासकर अलायंसेज में, कि भाई ये मुख्यमंत्री होगा, ये प्रधानमंत्री होगा, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस तरह की बात। तो एक परिपाटी बन गई है हमारे यहाँ। अभी तेजस्वी यादव, जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो एक नेचुरल चॉइस है। वो कोई ऐसा नहीं कि जबरन कोई लाद दिया। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और सभी जानते हैं कि इस बार भी वो सबसे बड़ा दल होगा, चाहे उसको बहुमत मिले या ना मिले। भाई सीटें 143 वो लड़ रहे हैं, मास बेस उनका और लोगों से ज़्यादा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा दल तो वो उभरेगा, भले ही सरकार उसकी बने या ना बने। तो उसमें उस प्रमुख दल के या सबसे बड़े दल के या संभावित दल के नेता को अगर आप अपना लीडर मानकर चेहरा बनाते हैं मुख्यमंत्री का, तो ये बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जरूर देर की और इसकी वजह से घाटा क्या हुआ कि कांग्रेस और आरजेडी में ये भी एक मुद्दा था गलतफहमी बनने का। सीटों का तो था ही, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी काम कर रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, कांग्रेस पार्टी के बाहर भी थे और कांग्रेस में बाद में शामिल हुए थे। ऐसे कुछ लोगों ने, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में ज़रूर गलतफहमियां कुछ पैदा की, जिसकी वजह से समय जब था उनको बिहार में घूमने का राहुल को, तब वो चांदनी चौक में इमरती बनाने लगे, लड्डू छानने लगे। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और उसमें ज़रूर उनसे देर हुई, खासकर बिहार पर बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट करने का अपने गठबंधन को और एजेंडा सेट करने का। तो अच्छी बात है कि उन्होंने आज किया है। लेकिन एक सवाल और है सर, 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट के आसार हैं। अशोक गहलोत से जब ये सवाल पूछा गया और कांग्रेस के अन्य नेताओं से भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए, हम एक उम्मीदवार ही देंगे वहां पर। तो अब तो खत्म हो गया सर सारा डेट। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी चूक रही जो विपक्ष के लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके एलाइज के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया महागठबंधन को घेरने का? हाँ, ये बड़ा वैलिड सवाल है। मुझे नहीं मालूम कि आज चूँकि आखिरी दिन था तो 3 बजे या 4 बजे जो भी रहा होगा उस समय तक क्या क्या फीडबैक है, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे थे उनको भी फीडबैक अभी तक आया नहीं था कि अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर तो एग्जीक्यूट वो हो पाई या नहीं हो पाई। कल्पना कीजिए कि एग्जीक्यूट सारी नहीं हो पाई, 2-1 जगह हुई, अगर, मैं नहीं जानता क्या आएगा। तो ये भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन होने लगा तब भी लोग डिक्लेयर करा देते हैं कि भाई हमें वोट मत दीजिएगा, हम अपनी पार्टी की तरफ से अपना नॉमिनेशन एक तरह से स्थगित करते हैं और अमुक आदमी को आप दीजिए, वो हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं वो।
नहीं, ये तो प्रयोग तो सर इंदौर में देखने को मिला कि कांग्रेस कैंडिडेट जो है वो तो यहाँ तो बिल्कुल सहयोगी दल हैं, तो ये प्रयोग बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर एक सवाल ये है कि जैसे महागठबंधन तो के पास तो अब एक सीएम का चेहरा है, लेकिन अब नीतीश कुमार सीएम का चेहरा है कि नहीं? अशोक गहलोत, जिनको राजनीति में जादूगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक वैलिड सवाल उछाल दिया अब एनडीए की तरफ कि अमित शाह जी कह के गए हैं कि जो हमारे विधायक दल के नेता चुने हैं। क्या आपको लगता है कि ये जहां पर महागठबंधन थोड़ा सा पिछड़ रहा था लास्ट लेग ऑफ कैंपेन में, वहां पर ये दांव उनको थोड़ा आगे ले जा सकता है? क्योंकि नीतीश के चेहरे को लेके असमंजस तो दिख रहा है एनडीए में। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है और मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत बहुत अच्छे भाषण करता नहीं है, बहुत तड़क भड़क उनमें नहीं है, लेकिन राजनीतिक अनुभव इतने वर्षों का है कि वो जानते हैं कि किस मुद्दे को उछालो और किस मुद्दे को कैसे घुमा दो। और मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी ने 10 दिन में जो सबसे चालाकी भरा काम किया, समझदारी भरा काम किया कि उन्होंने अशोक गहलोत को बिहार भेजा, क्योंकि अल्लाह बरू ने और उनके टीम के लोगों ने और 2-4 और लोगों ने कोसी वोसी क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों ने जितना रायता फैला दिया था सियासत में महागठबंधन के, वो अशोक गहलोत के बगैर और किसी से संभव नहीं था ठीक करना। तो अशोक गहलोत ने ये जो सवाल उछाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं समझता हूँ कि अब एक एक आदमी उछाल रहा है गठबंधन का, और लोगों में भी चौक पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे। बिहार तो बहुत आर्गुमेंटेटिव इंडिया जो है ना, अमर सेन वाला, उसका एक सिंबल है। हर आदमी वहाँ पर तकरीर करता है, लॉजिक देता है, बहस करता है। तो ये बहस का विषय बनेगा एनडीए बनाम महागठबंधन। और जो नीतीश कुमार के जो फैन फॉलोइंग उनकी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज कर सकता है कि भाई आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो अब देखना है कि ये अमित शाह जी कैसे इसको टेकल करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत समझदार आदमी माने जाते हैं और हैं भी। तो लेकिन उन्होंने ही ये शुरू किया मामला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं चुनाव में। तो किसी ने सवाल पूछा, किसी जर्नलिस्ट ने, एंकर ने, तो उन्होंने कहा कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले। अब कौन नहीं जानता कि बीजेपी में जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसको 3 ही लोग बनाते हैं। एक का नाम नरेंद्र मोदी है, दूसरे का नाम अमित शाह और तीसरे का नाम मोहन भागवत। ये 3 ही लोग हैं जो मुख्यमंत्री तय करते हैं। अगर कोई डिस्प्यूटेड मामला बन गया तो मोहन भागवत उतरते हैं, वरना ये 2 काफ़ी हैं। तो ये बनेगा इशू। चलिए इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने तर्क बोध से भरे बिहार की बात की है। तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा हैं और लगातार सी वोटर के सर्वे में ये मिला, जब सवाल पूछा गया कि बिहार के लोगों के लिए मुख्यमंत्री पसंद का उम्मीदवार नंबर 1 पर कौन है, तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से तो काफ़ी आगे हैं ही। प्रशांत किशोर जैसे जो बीच में उभरते दिखे, उनसे भी काफ़ी आगे रहे। 30, 31, 32 उनकी अप्रूवल रेटिंग रही, नीतीश कुमार की 10-12 के बीच में झूमती रही। जो बिहार का सर युवा वोटर है, बिहार को आप तर्कबोधी बिहार कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कास्ट में भी तो फंसा हुआ है बिहार ना। लेकिन ये जो जेन जी वाली बातें आजकल होती हैं कि वो बच्चे जो पटना की सड़कों पर लाठियां खा रहे थे लगातार विगत सालों में नीतीश कुमार की सरकार में, और एक जो जेन जो 1997 के बाद पैदा हुई पीढ़ी है, जिसको आप सो कॉल्ड जंगल राज की भी कहानी नहीं सुना सकते हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, वो मतदाता जो पहली बार बिहार में मतदान करने जा रहा है, क्या तेजस्वी के चेहरे पर उसको उसका भरोसा बनेगा नीतीश की तुलना में ज़्यादा? इसके चांस आपको नज़र आ रहे हैं? सी बिहार एक बिल्कुल अलहदा स्टेट है। अलहदा मतलब विशिष्ट है, अलग है बहुत सारे स्टेट से। और भारत बड़ा खूबसूरत देश इस मामले में है कि हर स्टेट की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपनी अपनी निगेटिविटी है। संयोग यह है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे भारत के लगभग सभी राज्यों में घूमने का मौका मिला, एक दो को छोड़कर। तो मैं हर राज्य में गया हूँ। बिहार में मैं 8 साल करीब नवभारत टाइम्स के साथ मैं नौकरी की। मेरी पहली नौकरी थी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अखबार नवभारत टाइम्स में। तो दिल्ली से मैं ट्रांसफ़र होकर वहाँ गया था। तो बिहार को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश की मैंने। कितना समझ पाया ये तो मैं नहीं जानता, मेरे पाठक बताएंगे। लेकिन बिहार में जैन वाला जो आपने इशू उठाया, देखिए जैन जहाँ कास्ट ट्रांसेंड करता हो, कास्ट तो इंडिया में ही है, या कुल मिलाकर बांग्लादेश हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, नेपाल हो सकता है, और दुनिया में बहुत जगहों पर कास्ट नहीं है।
कुछ और हल्के हैं दुनिया में, लैटिन अमेरिकन कुछ ही कंट्रीज़ में, जहाँ कास्ट जैसी कुछ यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, लेकिन वो कास्ट नहीं है। लेकिन अपने बिहार में या यूपी में भी या कई राज्यों में, केवल यूपी बिहार नहीं, अन्य राज्यों में भी कास्ट जो है एक इशू है, एक फैक्टर है, इसको मानना पड़ेगा। तो जैन जी यानी जो किशोर है या एक खास उम्र के लड़के हैं, उनमें भी तब ये इशू एक वो एकल इकाई बनाते हैं जब सारी इन चीज़ों को ट्रांसेंड करें। ट्रांसेंड का मतलब लांघ लें इन चीज़ों को, ओके। वो अपने खास मुद्दों पर केवल केंद्रित हों, जात पात न देखें। बिहार में वो स्थिति नहीं है, लेकिन बिहार में कुछ एक हलकों में जहाँ पर एक खास ढंग के राजनीतिक सांस्कृतिक सोच का डोमिनेंस है, वहाँ ये ऐसा हो भी सकता है। जैसे आप देखिए बहुत सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिहार में हैं, उन पे कोई कैंडिडेट है जो कल्पना कीजिए कि वो दलित कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो उनका समर्थक जो अपर कास्ट है, बिल्कुल हायर अपर कास्ट, उसके भी यंग लड़के जो हैं उनके पीछे एकदम पागल होकर घूम रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो विचारों के साथ जुड़े हैं। लेकिन हर जगह विचार के साथ लोग नहीं जुड़े हैं, कास्ट के साथ जुड़े हैं, कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, रीजन के साथ जुड़े हैं, गांव के साथ जुड़े हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं समझता कि ये काम करेगा। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जो दिखा रहे हैं सर्वे, हाल मैं सर्वेज पर बहुत कम यकीन करने वाला जर्नलिस्ट हूँ, CSDS या कुछ और जो सर्वेज पहले होते थे या हुए हैं, उनमें मेरा यकीन थोड़ा सा बेहतर उनको मैं मानता, रेटिंग उनकी रही है। लेकिन एक चीज़ है कि आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि तेजस्वी और लोगों के मुकाबले जो CM की प्रेफरेंस दे रहे हैं लोग, उसमें सबसे ऊपर हैं। ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि OBC कम्युनिटी बिहार में 27% है, 36% EBC है। EBC मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी। 36 + 26 जोड़िए, 27 जोड़िए, 63% होता है। दलित कम्युनिटी 19 के आसपास है, 19% के आसपास, उसको आप जोड़ दीजिए, आप 82 हो जाता है। तो जो इतने बड़े समाजों में अपेक्षाकृत प्रशांत किशोर से या नीतीश कुमार जी से जो बीजेपी के साथ हैं, उनके मुकाबले वो जाहिर है लोकप्रिय होगा, चाहे उसने कुछ किया या ना किया, उसमें पसंदीदा उसके ज़्यादा लोग होंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि परसेंटेज वो आज अधिक होगा। इसके लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है जानने की, और जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो बिना सर्वे किए भी ये बता सकते हैं, बल्कि परसेंटेज और बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी EBC में आज भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज नेगेटिविटी, डिस्पाइट ऑफ हिज एसोसिएशन विद BJP RSS, बैक्ड बाई RSS, जिसको ये इन वर्गों का एक बड़ा मुखर हिस्सा, पढ़ा लिखा हिस्सा नापसंद करता है। पसंद भी करने वाले लोग हैं इन वर्गों में, EBC या OBC में, लेकिन बड़ा हिस्सा नापसंद करता है RSS BJP को आज भी। तो अगर इन सबको देखा जाए तो नीतीश कुमार जी नंबर 2 पे होंगे, और प्रशांत किशोर मेरे हिसाब से बहुत नीचे होंगे, जिनका परसेंटेज ऊपर दिखाया जा रहा है, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि एक सब्जेक्टिव एक असेसमेंट के जरिए ये पेश किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि अभी वो उस लेवल पर पहुंचे हैं। नीतीश कुमार ने एक काम किया है ना, प्रशांत किशोर काम करने का वादा कर रहे हैं, ओके। नीतीश कुमार ने काम किया है, वो काम अच्छा हो बुरा हो अलग बात है, लेकिन किया है और बहुत लोगों को फ़ायदा उससे हो रहा है। तो ये मेरे हिसाब से है। और नौजवानों में OBC कम्युनिटी के, EBC कम्युनिटी के, माइनॉरिटी के, अपर कास्ट के एक तरक्की पसंद हिस्से के बहुत छोटा जो है, जो खासकर लेफ्ट से प्रभावित है। लेफ्ट इसलिए कि सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ हैं, तेजस्वी के साथ, तीनों। तो उनके जो समर्थक यूथ है कमिटेड, वो उनके साथ रहेगा। लेकिन जो कमिटेड नहीं है वो हरगिज नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार इज डिवाइडेड इन ए कास्ट, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने नीतीश की बात की, तो मैं नीतीश पे सवाल पूछ रहा हूँ कि बीते दिनों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तेजस्वी ने एक पोस्ट किया जिसमें नीतीश कुमार माला दे रहे हैं पहना, उस पर अपने अपने तर्क हैं लोगों के, लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि वो पूर्णतः ठीक नहीं है। और उदाहरण ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से BJP ने किया उड़ीसा में, क्या ये ऐसा मुद्दा बनता दिख रहा है आपको बिहार में कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है और BJP उनको प्ले कर रही है, और क्या ये मुद्दा आपको लग रहा है कि ज़मीन पर काम करेगा? मैं बिहार गया नहीं हाल के दिनों में, पहले गया था, लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य का मामला
उनका बौद्धिक या मानसिक मिजाज को लेकर बहुत दिनों से चर्चा है। जिस तरह की वो कई बार गतिविधियाँ या एक्शन उनके दिखाई देते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, पर आई मीन सोशल स्फीयर में, तो वो चर्चा का विषय रहा है, मीडिया में भी रहा है और मीडिया के बाहर भी रहा है, लोगों में भी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सवाल है, लेकिन कितने लोगों में है वो मेरे पास कोई सर्वे नहीं है, कोई आकलन नहीं है। दूसरी बात कि बिहार में पोलराइजेशन है चुनाव के दरमियान भी। एक हिस्सा है जो हर कीमत पर चाहता है कि नीतीश की सरकार न बने, एक हिस्सा चाहता है कि बिल्कुल आई मीन तेजस्वी की सरकार बने, एक हिस्सा चाहता है। तो जो हिस्सा चाहता है कि नहीं बीजेपी की सरकार बने, जेडीयू की सरकार बने, वो तो नीतीश के इस इशू पर भी कंप्रोमाइज़ कर जाएगा कि चलो ठीक है, नहीं भी है, काम नहीं कर रहा है मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई दिक्कत भी है, तो भी हमारा नेता है। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री उसको बाद में बीजेपी बनाए न बनाए, वो अलग कहानी है। लेकिन जो लोग न्यूट्रल हैं, जो लोग थोड़ा सा दूर हटकर सोचते हैं किसी खास एसोसिएशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उनके लिए ज़रूर है कि यार एक अच्छा भला तेज़ तर्रार दौड़ भाग करने वाला, चीज़ों को देखने वाला, दूसरे के कहने पर काम न करने वाला, ऐसा आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो वो लोग ज़रूर नीतीश जी से कहेंगे यार अब बहुत हो गया, अब आप कुछ और करिए, बहुत सारे काम हैं, ऐसा हो सकता है। बड़े लंबे समय से आपने चूँकि जनसुराज के प्रशांत किशोर की बात की कि वो उस तरीके के कास्ट के उसमें आते नहीं हैं। नहीं, कास्ट वाला मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि वो अभी सत्ता में कभी नहीं रहे थे, उनका कोई काम नहीं दिखा है लोगों को, अभी उनको वादे कर रहे हैं, काम के लिए कह रहे हैं, और नीतीश काम कर चुके हैं, ये था कंपैरिजन में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको दिख रहा है कि बिहार का जो चुनाव है वो 3 फ्रंट पे लड़ा जा रहा है? क्या प्रशांत किशोर आपको चुनाव लड़ते नज़र आ रहे हैं, या वो सिर्फ इंटरव्यू ही देते नज़र आ रहे हैं? जो बहुत चर्चा है कि प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में एक काम तो कर ही रहे हैं कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं। आप प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति और पूरे चुनाव को कैसे देख रहे हैं? और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि एक और चर्चा इसमें है, इसी सवाल से जुड़ा हुआ सबटेक्स्ट है कि प्रशांत किशोर अगर अच्छा लड़ेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, प्रशांत किशोर अच्छा लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो प्रशांत कैसा लड़ रहे हैं और किसको फ़ायदा नुकसान कर रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जो है बुनियादी तौर पे 2 गठबंधनों में है। एक का नाम है एनडीए, दूसरे का नाम है महागठबंधन। फिलहाल तीसरे के लिए कोई कांटे के मुकाबले में, बड़े मुकाबले में आमतौर पे जगह नहीं होती है। वैसे बहुत सारे दल लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, ओवैसी ने गठबंधन बनाया है और उसमें उन्होंने दलित कम्युनिटी के चंद्रशेखर को शामिल किया है, जिनका उत्तर प्रदेश में कुछ हलकों में केवल थोड़ा बहुत प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है पूरा, लेकिन वो बिहार चले गए जहाँ उनकी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती प्रॉपरली। इसी तरह से एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो हमारे इलाके के हैं, मैं यूपी में हूँ, यूपी का हूँ, हाँ, वो भी चले गए हैं, उन्होंने एक अपनी जनता पार्टी बना ली है। हाँ जी, वो ओवैसी से उनका भी गठबंधन है। अब आप सोचिए कि कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ये एक बृहत्तर योजना का हिस्सा होते हैं, और हो सकता है कि वो बृहत्तर योजना उन लोगों ने बनाई हो जो किसी खास गठबंधन को हराने और किसी खास गठबंधन को जिताने में इसको एक स्ट्रेटेजिक अपना वीपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हों। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को देखिए, देश में भले पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है पहले के मुकाबले बहुत बड़ी है, और लोग समझते हैं कि फिर भी हमारे यहाँ लोग बुद्धू हैं। लोग बुद्धू नहीं हैं, लोग मजबूर होते हैं कई बार। जो उड़ा दिया जाता है चुनाव में बहुत सारा मामला फॉल्स कॉन्शसनेस का, बहुत सारी एक झूठे वादे कर दिए जाते हैं, दुष्प्रचार कर दिया जाता है। मीडिया चूँकि हमारे अपने देश का जैसा है वैसा आप लोग तो जानते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो हैं भ्रमित होकर के इधर उधर हो जाते हैं, वरना देश के लोग बहुत समझदार हैं। जिनको बुद्धू समझा जाता है गांव के लोगों को, वो और समझदार हैं। शहर के लोग बल्कि गड़बड़ हो जाते हैं, जात पात में चले जाते हैं। गांव का आदमी अक्सर जो है देखता है कि मेरा भला कौन करेगा। ठीक है, उनके अंदर भी जात पात है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने ऐसे चुनाव देखे हैं जिसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लोग समझते थे कि ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये इतना वोट काट रहा है, और लोग पोलराइज हो जाते थे बिल्कुल कि कौन जीतना चाहिए और कौन हारना चाहिए। तो इस चुनाव में भी बीजेपी जेडीयू एक साथ, और ये जो महागठबंधन है एक साथ, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। तीसरे के लिए बड़ी जगह नहीं है। कुछ सीटें पा सकते हैं, कुछ का वोट बिगाड़ सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। आई थिंक
बहुत सारी जो इस तरह की राजनीतिक सियासत की दुकानें सजी हैं वो किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। मैं और कुछ नहीं बोल सकता इसके आगे। अभी आपने कहा कि ईबीसी का एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। क्या यही वजह है कि महागठबंधन के नेता, जब हम अभी इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें भी तेजस्वी यादव या महागठबंधन के अन्य नेताओं ने कहा कि जिस तरह से चाचा के इमेज को लेकर के और जिस तरह से जैसे संजय झा का ही जिक्र वहाँ पे आ रहा था, तो सॉफ्ट क्यों नजर आते हैं नीतीश कुमार को लेकर? क्या महागठबंधन में जब चुनाव खत्म होने के बाद क्या ये भी संभावना है कि नीतीश कुमार इस तरफ आ भी सकते हैं? वैसे सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आमने सामने। तो आरजेडी और जेडीयू को मिलाकर के 91 सीट है, और अगर कुछ इधर उधर वाली बात अमित शाह का जैसे आप जिक्र कर रहे थे तो नीतीश जी को इधर से उधर आने में वक्त नहीं लगेगा। एज ए जर्नलिस्ट मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड तो रिपोर्टिंग रही है ना, बाद में एडिटर बना, तो मेरे जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज है बिहार में वो बताते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कोई साठगांठ नहीं है। लोग बीच में कह रहे थे नहीं कुछ है, लेकिन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव का पूरा कैंप हरगिज नीतीश कुमार को फिर से लेने के साथ नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके साथ हम सरकार बनाएं, या वो आ भी जाएं तो हम उनको लें। लेकिन राजनीति में कुछ भी सुनिश्चित नहीं होता है, खासकर अपने देश की चुनावी राजनीति में, और दुनिया भर में भी देखा गया यही है। आप देख लो कई देशों में जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़े चुनाव और वो आपस में जुड़ गए, तो किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है और जो उनकी पार्टी है वो पहले के दौर से थोड़ी अलग है। आज की तारीख में आई थिंक बीजेपी ने उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी जो एक बहुत बड़ा अपना एक तरह से आधार बना लिया है। पहले नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी थी, ठीक है। शुरुआत अगर हुई थी तो 2-3 लोगों की पार्टी थी। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, शरद यादव थे, नीतीश कुमार थे। त्रिमूर्तियाँ थीं जो उनकी पार्टी चलाती थीं। फिर इसके बाद ये पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार की हो गई, सबको दरकिनार वो करते अलग करते गए। शरद जी को अलग कर दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को भी एक जमाने, फिर वो नीतीश कुमार की पार्टी बनी। वर्षों तक नीतीश कुमार जी की पार्टी रही। आज की तारीख में ये नीतीश कुमार की पार्टी पूरी नहीं है। अब इसमें संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, और पता नहीं कौन कौन है। तो ये सभी लोग अपने तय काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया राजनीति में, उठापटक, कल्पना कीजिए कि बीजेपी ने इम्पोज कर दिया कि नहीं साहब, और बहुमत आ गया बीजेपी को, मान लीजिए जेडीयू को, दोनों मिलाकर, और कहा नहीं साहब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो नीतीश जी क्या करेंगे? क्या नीतीश जी की पूरी पार्टी, सपोज वो 40 सीट लेकर आए या 30 सीट लेकर आए, मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं, तो क्या सारे के सारे उनके विधायक उनका साथ देंगे? मैं पहले अगर ये सवाल पूछा जाता मुझसे तो मैं कहता कि हाँ बिल्कुल सारे देंगे, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता। अब मैं कह सकता हूं कि उनमें डिवीजन हो सकता है। लेकिन एक काउंटर सवाल है। जैसे अभी 1-2 जगह सीटों पर बात चली, लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नाराज हैं। उनके एक दलित मंत्री हैं रत्नेश सदा, जो सोनवर्षा सीट से चुनकर आए, उनकी सीट पर चिराग पासवान ने दावा ठोका, ऐसा बताया गया। नीतीश कुमार के बारे में खबर आई कि नीतीश नाराज हैं और उन्होंने कहा कि देखिए मेरी सीट से, मेरे जो विधायक हैं, मेरे जो करीबी हैं, उनके सीट से कोई छेड़छाड़ मत करिए, और मनवा लिया। सोनवर्षा सीट से चीफ मिनिस्टर ने खुद उनको मुख्यमंत्री आवास बुला करके टिकट दे दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को आप कमतर मत आकिए। वो ऐसे नेता हैं जो अचानक से कोई ऐसा फैसला लेते हैं और सारा राजनीतिक विश्लेषण जो है वो एक किनारे रह जाता है। एकदम सही आपने कहा, लेकिन ये कब तक? जब तक चुनाव चल रहा है। चुनाव के बाद जब नतीजा आएगा और नतीजे का जो सूरत हाल होगा, अगर उसमें बीजेपी वाकई 74-75 जैसे पिछली बार पाई थी, 74 पाई थी, और ये 43 पर थे, तो वो स्थिति अगर बनेगी और बीजेपी कहेगी कि नीतीश जी अब हमको चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए, तब उनकी पार्टी कोई ऐसा काम करेगी या नहीं करेगी, तब कहना कठिन है। आज की तारीख में वो पार्टी के मालिक हैं, क्योंकि चुनाव अभी हो रहा है, टिकट उनके हाथों बटा है, सिंबल उनके हाथों बटा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके आगे कोई वो कर सके। लेकिन अंदर अंदर पार्टी जो है, बीजेपी का जो प्रभाव है वो बढ़ा है।
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, ये तो सीट शेयरिंग में ही दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की लेफ्ट पार्टीज को अगर छोड़ दिया जाए तो कौन ऐसी पार्टी है जिस, और डीएमके को भी छोड़ दिया जाए तो कौन ऐसी पार्टी है जिसमें अंदर घुस करके काम न किया हो? सबको इधर से उधर कर देती है एजेंसियां। आरजेडी में भी कोई ऐसे लोग हैं क्या सर? इधर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आरजेडी में मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं आरजेडी अभी तक इंटैक्ट है, इसमें कोई दुराई नहीं। भाई किसी पर दबाव डाल देना, आई मीन कल्पना करो जो सरकार आरजेडी की आ गई, कल्पना करो, और कोई मंत्री गड़बड़ किया, एजेंसियां टूट पड़ेंगी तो वो क्या करेगा? मैं इसलिए कह रहा था, कोई ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजिकली लोग कन्विंस होकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी जिस तरह का दबाव बनाने जानती है, भाई भारत में एजेंसियां तो पहले से भी हैं और इनका दुरुपयोग पहले भी होता रहा है, हम लोगों ने भी देखा है कांग्रेस रिजीम में, लेकिन ऐसा दुरुपयोग तो कभी हुआ ही नहीं, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है जो आज हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी के पास वो दंडफंद है जो पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं था, जो भी केंद्र में सत्ता में आई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा था। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद एक चीज़ बदली है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी को ग्रिल कर रहा है कि आप इतना पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो सकते हैं कि आपके सारे मामले कन्विक्शन तक पहुंच ही ना पाते हों। सर, मैं फिर बिहार की तरफ वापस हम लोग लौटे हैं। चूँकि आपने नीतीश कुमार की बात की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता आज के डेट में कि नीतीश एक कमज़ोर पिच पर खेल रहे हैं। अब उनकी अगली पारी जो 14 नवंबर के बाद क्या होगी, ये इस पर पूरे देश की निगाह है, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा से निकले हुए नेता हैं और बड़े पॉपुलर नेता रहे हैं अपने ज़माने में। आज उनकी पॉपुलरिटी पर भी सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार का, आपने कहा ईबीसी में लोकप्रिय हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक लोकप्रिय और वर्ग है, महिला वर्ग कहा जाता है। और बिहार इस मामले में भी बहुत अद्भुत स्टेट है सर, कि पिछले चुनाव में हमने देखा कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा वोट करती हैं। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि महिलाएं जब वोट कर रही हैं तो 1% ज़्यादा वो एनडीए को वोट कर रही हैं, नीतीश जब एनडीए के साथ हो रहे हों। पुरुष जब वोट कर रहे हैं तो 1% ज़्यादा वो महागठबंधन को वोट कर रहे हैं, भले वो तेजस्वी के चेहरे पर ही वोट कर रहे हों। ये जो 10,000 की कैश स्कीम नीतीश कुमार की है, और तेजस्वी यादव का वादा कि हम सारी सीएम फैसिलिटेटर्स को, सारी वहाँ पर काम करने वाली महिलाओं को हम सरकारी नौकरी के तुल्य बना देंगे, परमानेंट कर देंगे, और 30,000 रुपये देंगे 16 महीने का। आपको क्या लग रहा है कि ये महिलाएं, जो उनका एक कोर ग्रुप बना हुआ है और 1% का अंतर है जो कि समीकरण बदल देता है, क्या इस बार तेजस्वी के नौकरी के वादे से उसमें भी कुछ डेंट होगा? ये कहना कठिन है, क्योंकि इस तरह का कोई सर्वे तो अभी आया नहीं है और मैं कम से कम रूबरू नहीं हुआ। लेकिन महिलाओं में मैंने देखा कि जो खासकर जो सोशल मीडिया पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो मैंने देखा, कई अच्छे, देखिए मीडिया का हाल जो भी हो, लेकिन अभी भी रिपोर्टर अच्छे अपने देश में हैं। तो बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स के जो रिपोर्टर जा रहे हैं बिहार, तो मैंने लोगों से बात करते हुए उनको सुनता हूँ, तो उस सुनने के आधार पर मैं कह सकता हूँ, रिपोर्टर्स के जो कुरेदते हैं लोगों को और वो जो बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि महिलाओं में तेजस्वी भी बहुत अच्छी पोजीशन उनकी है, पसंद करने वाले लोग हैं। नीतीश को भी लोग अब कहने लगे हैं अब उनको छोड़ देना चाहिए। अभी रात को मैं एक महिला को सुन रहा था जो बूढ़ी औरत थी, कई तो अपनी भाषा में बोली, भोजपुरी टाइप, कितना दिन रहे हैं ये, कितना दिन रहा, अरे छोड़े लड़का क्या आवे, आई मीन इस तरह की बात कर रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोग, अच्छा वो मैं नहीं जानता उनकी बिरादरी क्या थी या उसकी सोशल बैकग्राउंड की थी क्या थी, बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद द कि नीतीश जी हमेशा वही मुख्यमंत्री बने। कितना दिन बनी ऐसे पूछ रही थी रिपोर्टर से, और रिपोर्टर पूछे जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ओर है, मतलब उनका प्रभाव शायद थोड़ा धुंधला पड़ रहा है, नीतीश का, तेजस्वी का शायद बढ़ रहा है महिलाओं में। लेकिन एक बात है, महिलाओं का वोट कटा इस बार है एसआईआर में, ऐसी रिपोर्ट है। मैं नहीं जानता कि इतनी प्रामाणिक है, लेकिन जो भी डेटा विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि एसआईआर में बिहार की महिलाओं के वोटों में कटौती हुई है। तो ये कितना काउंट करेगा, आई डोंट नो। हाँ, ये खैर चुनाव में पता चलेगा, वोटर्स जब परसेंटेज आएंगे। लेकिन इसका एक सब टेक्स्ट सवाल है सर। राजद की एक छवि बनाई गई विगत कई वर्षों में कि लाठी वालों की पार्टी है, गमछा लाठी वालों की पार्टी है। ये मतलब लाठी पुरुष की मर्दानगी का प्रतीक है। पूर्वांचल में लाठी तो पुरुष लेके घूमते हैं, बुढ़िया ही टेकती है लाठी जब उसको ज़रूरत पड़ती है बुढ़ापे में। तो
लेकिन तेजस्वी यादव जब इस तरह की स्कीम की घोषणा कर रहे थे तो उनके आसपास महिला ब्रिगेड बैठी थी। पिछले 2 सालों से राजद की महिला प्रवक्ता छाई हुई हैं सोशल मीडिया से लेकर टीवी के पैनल डिस्कशन में। क्या आपको लग रहा है कि ये भी महिलाएं जो तेजस्वी के साथ यंग से लेकर अनुभवी जो महिला ब्रिगेड है उनके साथ, उन्होंने राजद की एक छवि को बदलने की कोशिश की है सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये। ये मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं, मैंने एक कायांतरण या एक आई मीन उसका स्वरूप का बदलाव ये आप कह सकते हैं कि ये कॉन्शस एक एफर्ट है, एक सोचा समझा ये एक प्रोजेक्ट है इस पार्टी का, ऐसा मुझे भी लग रहा है। क्योंकि मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रियंका भारती, कंचना यादव और ये कौन कौन हाँ, तमाम ये लड़कियां जिस तरह की आई हैं, आरजेडी की वो प्रवक्ता बनेंगी। और ऐसा, हालांकि मैं आरजेडी में बहुत योग्यतम लोग भी रहे हैं, क्योंकि ये जनता पार्टी से आई पार्टी है। अब आप लोग तो उस समय बहुत कम उम्र के रहे होंगे या अभी दुनिया में आए होंगे। मैंने इस पार्टी में देखा है, या इसकी पुरानी पार्टी में, लोकदल या जनता पार्टी, कर्पूरी ठाकुर, ये तो यही धारा है ना, और धनिक लाल मंडल, हाँ, एक से एक नेता इस पार्टी में रहे हैं। और जो बहुत ही विद्वान शिवानंद तिवारी, और मैं कितनों का नाम लूँ, जाबिर हुसैन, नीतीश कुमार, ये सब बड़े समझदार लोग रहे हैं। और आई मीन प्रवक्ता के रूप में जो आज लड़कियां आई हैं वो ज़्यादा मॉडर्न हैं, ज़्यादा उनके पास डेटा उनके पास है, ज़्यादा समझदारी है, वैज्ञानिक चिंतन है, वो अलग बात है। लेकिन उनके पास राजनीतिक जो अंतर्दृष्टि थी उन लोगों के पास, पुराने ज़माने के लोगों के पास, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये इमेज जो बिल्ड की गई राष्ट्रीय जनता दल की, वो मैं समझता हूँ लालू राज में, और कि भाई ये तो ऐसी है वैसी है, ये जंगल राज है वगैरह वगैरह है। तो लेकिन ये सत्य नहीं है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि जैसा बिहार पहले था, बिहार वैसा ही बना रहा। बिहार में कितने नृशंस हत्याकांड होते थे, और ये लालू राज से बहुत पहले खूब होते थे, बल्कि ज़्यादा होते थे। लालू राज में भी हुए, लेकिन रोकने की कोशिशें भी हुई। लालू राज में ये भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई लालू राज में जो होनी चाहिए थी, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, ये होना चाहिए था, लालू जी ने नहीं किया। बहुत सारे ऐसे काम किए जाने चाहिए थे एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, जो नहीं हुआ। लेकिन लालू जी के राज में एक जो बात हुई, जो वर्ग और वर्ण आधारित जो उत्पीड़न था उसमें कमी आई पहले के ज़माने से। इसको मीडिया नहीं दिखाता, क्यों? क्योंकि मीडिया अपने आप में प्रॉब्लम है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, इसीलिए दुनिया भर के मीडिया में भारतीय मीडिया की आलोचना की जाती है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसा आदमी, नोबेल प्राइज़ विनर, उसने इंडियन मीडिया की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं हाल के दिनों में अपनी किताब में, जो उनकी लेटेस्ट किताब आई जिहाद रे के साथ। तो उसमें उन्होंने मीडिया पर एक सबचैप्टर है, और वो तो इंडियन है, वो तो इंडियन पासपोर्ट रखते हैं और इंडिया घूमते रहते हैं। इंडियाज़ न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन, रॉबिन जेफरी, मेलबोर्न में जो प्रोफेसर थे, सिंगापुर में प्रोफेसर, तब तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, हमारी उनसे मुलाकात भी है, उन्होंने भी मीडिया पर बहुत सारी बातें कही। तो ये एक छवि बना दी गई कि जैसे लालू राज सबसे खराब राज था। क्यों? क्योंकि इसमें जंगल आ गया, राज नहीं जंगल आ गया। अब जैसे एक नारा भी बताया जाता है कि लालू जी ने लगाया, अब मैं उस समय वहीं था पोस्टेड, वो भी नवभारत टाइम्स में था, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में था। आई हैव नेवर हर्ड दैट स्लोगन, मैं तो उस स्लोगन का नाम भी नहीं सुना था। तो ये सब चीज़ें कही गई क्योंकि मीडिया बायसेस थी। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं कहता हूँ बायसेस ये होनी चाहिए थी गरीबों की ओर से कि भाई लालू जी ने लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं किया। लालू जी ने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खोली, बहुत ज़्यादा खोली और लोगों के मुकाबले, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादा समृद्ध क्यों नहीं हुई, और ज़्यादा बेहतर क्यों नहीं हुई, एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए। ये मेरे कहने का मतलब है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि आपने शुरू में राहुल गांधी की एक आलोचना की कि जब उन्हें बिहार में होना चाहिए था वो घंटा वाले के यहाँ जलेबी और इमरती बना रहे थे। क्या राहुल गांधी ने जो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की बिहार में और उन्होंने एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली, आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं क्या? खासकर मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम आरजेडी या महागठबंधन की हम बात करते हैं तो ओबीसी वोटर्स ज़्यादा नज़र आते हैं, मुस्लिम ज़्यादा नज़र आते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस उसमें दलित वोटर्स को जोड़ पा रही है, या दलित वोटर्स बिहार में मांझी के नाम पर, या आप कहिए कि जैसे तमाम चिराग पासवान हैं, कई पार्टियां लड़ रही, गठबंधन में पार्टियां,
उनको ज़्यादा अपना वोट देती नजर आ रही हैं? राहुल गांधी के नाम पर वोट आएगा महागठबंधन को? देखिए, राहुल गांधी की जो अपील है वो पढ़े लिखे जो तबके हैं, खासकर सबाल्टर्न समूह जो हैं, जो हाशिए के समाज हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे एक्सट्रीम बैकवर्ड हों, या माइनॉरिटी कम्युनिटी के पसमादा लोग हों, इनमें राहुल गांधी की एक अपील है। उस अपील में, वो अपील उस उछाल पर थी जब वो अभियान चला रहे थे। अभी उस अपील में थोड़ी सी कमी आई है पिछले 15 दिनों में। बीच में वो विदेश चले गए, फिर आए तो निष्क्रिय हो गए। बहुत सारी बातें वो कह रहे थे लेकिन उनको करते नज़र नहीं आए, तो हल्की सी कमी आई है, ये मुझे लगता है। और मैं ये साफ साफ कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन उनकी अपील है और वो काउंट करेगी इस इलेक्शन में। मुझे लगता है वो शुरू कर देंगे, अपनी गलतियों से सबक लेंगे और जल्दी बिहार जाएंगे, क्योंकि बिहार उनको बुला रहा है। लेकिन जहाँ तक दलित वोटों का सवाल है, पासवान वोट चिराग पासवान के साथ जाएगा, लेकिन सारा नहीं, एक हिस्सा जाएगा, बड़ा हिस्सा। जो दूसरे तबके दलितों के हैं उनमें जनता दल का भी बेस है, राष्ट्रीय जनता दल का, लेफ्ट का भी बेस है। जैसे मगध का जो इलाका है, या जो आपका पश्चिम बिहार है, खासकर ये सेंट्रल बिहार जिसको कहते हैं, या जो ये आरा, बिक्रमगंज, काराकाट, छपरा, गोपालगंज, सिवान, ये जो इलाका है, इसमें एमएल का भी बहुत प्रभाव है, सीपीआई का भी बहुत प्रभाव है, बेगूसराय, बछवाड़ा का पूरा ये वो इलाका जो है, तो उन इलाकों में उनका भी प्रभाव है दलितों में, ये मत भूलिए। तो दलित वोट बीजेपी और जेडीयू की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा। दलित वोट में बहुत बड़ी संख्या आरजेडी गठबंधन की तरफ जाएगी इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे, क्योंकि उनके इशूज़ ज़्यादा उठा रहे हैं। अब इस पर निर्भर करता है कि उनको वोट देने में कोई दिक्कत ना आवे या कोई और हेरा फेरी ना हो, लेकिन उनके वोट जाएंगे इस बार महागठबंधन की तरफ, क्योंकि लेफ्ट तीनों पार्टियां जितना इस बार एकताबद्ध हैं और जिस तरह से कैंपेन कर रही हैं, वो तो अब वो दिख भी रहा है। उनके एक उम्मीदवार को अरेस्ट कर लिया गया सीपीआईएमएल के, और उसके जगह दूसरे उम्मीदवार को उन्होंने तुरंत रख दिया। उनसे कम अच्छा नहीं, उनसे बुरा नहीं, बल्कि और अच्छा, और वो जेएनयू का स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट है, हाँ, धनंजय। तो ये चमत्कार है। और वहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं सज्जन, वो बहुत बड़े नेता रहे हैं, अरे बड़े अफसर हैं, आई थिंक डीजीपी वगैरह के रैंक से रिटायर हुए हैं, और वो शिक्षा मंत्री अभी हैं। तो चुनाव बड़ा रोचक है इस बार बिहार का, देखने लायक है। लेकिन मैं नहीं जानता कि वोटिंग कैसे होगी, फिर क्या स्थितियां बनेंगी। मैं इसी दलित में एक और जुड़ता हूँ। बीते दिनों एक चर्चा में ये बात उठी कि बिहार में लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि पासवान किसे वोट दे रहा है, मांझी यानी मुसहर किसे वोट दे रहा है। एक बड़ा वोट वर्ग जाटव का भी है और उस पर कोई बहुत फोकस नज़र नहीं आता, कोई पार्टी भी नज़र नहीं आती है। उत्तर प्रदेश से पहले बसपा पूरे देश में हुआ करती थी, बिहार में पिछली बार भी उन्होंने एक विधायक जिताया जो बाद में जेडीयू में चले गए। बसपा और चंद्रशेखर दो ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं जो जाटव समाज से आते हैं और लड़ रहे हैं। क्या आप वो देख रहे हैं कि ये लोग भी इस तरीके से वोट करेंगे, या वही जो आप कह रहे हैं कि दो ध्रुव में नज़र आएंगे, या वो महागठबंधन के साथ नज़र आएंगे, या वो एनडीए के साथ नज़र आएंगे? नहीं, देखो, सोशल मीडिया से जो प्रभावित इस समुदाय के लड़के हैं, खासकर जो यूट्यूब या इन चीज़ों से, वो चंद्रशेखर को थोड़ा सा पसंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आम आदमी जो इन कम्युनिटीज़ का है, वो निश्चित रूप से महागठबंधन के साथ रहेगा। वो उन जगहों पर बीजेपी गठबंधन का साथ देगा जहाँ पर उनकी जाति का, उनके बीच में काम करने वाला कोई नेता काम कर रहा हो। जैसे मैंने देखा है कि बीजेपी में, जेडीयू में, दोनों में दलित समाज से, खासकर जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, उनके भी कुछ नेता हैं और बड़े पॉपुलर नेता हैं। अब जैसे गया के इलाके में कई ऐसे नेता हैं उस मगध एरिया में बीजेपी के, और पुराने नेता हैं, तो उनके बीच में काम उनका है दलित समाज में, खासकर उस सेगमेंट में, तो वोट देंगे उनको। लेकिन महागठबंधन दलित समाज के जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है इस चुनाव में भारी पड़ेगा महागठबंधन, उसको वोट मिलेगा। चलिए, अब चर्चा के आखिरी दौर में चलते हैं। चूंकि आपने सर कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया और नीतीश कुमार खुद को अनुयायी बताते हैं, जब नीतीश कुमार ये बात कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर का भी कार्यकाल है क्या? आरजेडी के लोग कहते हैं कर्पूरी ठाकुर का भी अपमान है ये, और वो सामाजिक परिवर्तन पर भी नीतीश कुमार एक सवालिया निशान लगाते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के समय से लेकर के या भोला पासवान शास्त्री के समय से ही शुरू हुआ और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल तक रहा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं इस पर यही कहूँगा कि हमारे देश में एक बहुत चर्चित सिने अभिनेत्री हैं कंगना रनावत।
जो संसद में भी आई, तो वो उन्होंने एक बार कहा कि 2014 से पहले उन्होंने आज़ाद हुआ भारत 2014 में, ऐसे कुछ बोला था एग्जैक्टली। असली आज़ादी 2014। 2014। अब इस तरह की बात जो करते हैं लोग, उसी तरह की बात अगर नीतीश जी करने लगे तो मुझे अचरज है ना। नीतीश जी एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि 2005 के पहले बिहार कहाँ था, क्या था। ठीक है, जैसा भी था बिहार, लेकिन बिहार था और बड़े वाइब्रेंट स्टेट था। मैं तो 2005 से भी पहले रहा वहाँ, और उस वाइब्रेंस, उन्हें उस जीवंतता को मैंने महसूस किया है बिहार की। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि नेताओं ने बिहार को बिट्रे किया। बिहार के साथ जो काम बड़े थे बिहार के लिए, बिहार इस देश का सबसे पोटेंशियल ज़्यादा रखने वाला स्टेट था। आज भी अतिरिक्त एडिशनल वाटर रिसोर्स है बिहार के पास। बिहार के पास एग्रेरियन जो सिनेरियो है वहाँ का, वो सिर्फ नेताओं की नाकामी के कारण, उनके बेहतर प्रोजेक्ट न लाने की जो नाकामी है उसके कारण पिछड़ा है, वरना वो पंजाब से भी ज़्यादा फर्टाइल है और हो सकता था, लेकिन काम नहीं किया गया। एग्रो इंडस्ट्री पर इतनी बातें की जाती हैं लेकिन सिर्फ वो नारे में रह जाती हैं, वो बहुत बड़ा काम हो सकता था। 3 चीज़ों को हमेशा बिहार के नेताओं ने इग्नोर किया। 1 इज़ एजुकेशनल रिवोल्यूशन। शिक्षा में क्रांति स्कूल खोलने से नहीं होती है, स्कूल को बेहतर बनाने से होती है। वर्षों पहले जब मैं बच्चा था, छोटा, तो मैं छपरा ज़िले में गया था अपने उत्तर प्रदेश के गांव से हटकर एक सज्जन के साथ। मैं बिल्कुल छोटा था। वहाँ रामपुर अटौली में एक मैंने स्कूल देखा, हाई स्कूल या इंटर कॉलेज था। उसमें सकल सिन्हा नाम के एक प्रिंसिपल थे, जिनकी ग्रामर की किताब पूरा बिहार पढ़ता था, और वो इतना बेहतरीन स्कूल था। अब वो स्कूल या उस तरह के स्कूल, वो मॉडल स्कूल नहीं रहे उस तरह के। उतनी शानदार पढ़ाई, उतना अच्छा उच्च कोटि का उसका स्तर, ढहता गया स्तर, लगातार शिक्षा का स्तर घटा है बिहार में। क्यों घटा है? स्कूल खोलने से नहीं होता है, स्कूल को संवारने से होता है। आप शिक्षकों की नियुक्ति में जात पात मत कीजिए, पैसा न लीजिए, आप उसमें गलत लोगों को न जाने दीजिए। जो शिक्षक अपने गांव चले जाते हैं, घर चले जाते हैं पढ़ाई छोड़कर बच्चों की, वो न होने दीजिए, तब बेहतर शिक्षा होगी। वो नहीं किया इन लोगों ने। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज, क्यों नहीं हर 5 गांव के बीच में एक छोटा अस्पताल खुला? क्यों नहीं हर अनुमंडल में एक रेफरल अस्पताल फंक्शनल रहा? आप जरा केरला जाकर देख लीजिए, आप तमिलनाडु जाकर देख लीजिए, आप कर्नाटका जाकर देख लीजिए। तो बिहार में डिस्पाइट ऑफ ऑल बिग लीडर्स, ऑल ग्रेट लीडर्स, जो रिफॉर्म्स नहीं किए गए सिस्टम का, क्योंकि जात पात में लोग लगे रह गए, लोग विचारों की दुनिया में नहीं काम किए, लोग ईमानदारी से सारे समाज के लिए काम नहीं किए। मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ, किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ, सबकी गलतियां हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुआ? एक सरकार कमेटी रिपोर्ट ने लॉन्ग बैक 70s 80s में रिकमेंड किया कि अभी भी बिहार में 500 से ज़्यादा ज़मींदार जो हैं 3,000 एकड़ से लेकर 5,000 एकड़ ज़मीन रखते हैं। क्यों नहीं उसको किया गया? नहीं किया गया। तो जब आप लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होंगे, मैनेजरों से काम कराएंगे। तो बिहार को बिहार के बड़े नेताओं ने बिट्रे किया, उनके साथ धोखा किया, और इसमें सभी शरीक हैं। सबने अच्छा काम किया लेकिन बुरे काम भी किए। तो उसके हिसाब से मेरा मानना है कि जैसे कर्नाटक में देवराज अरस ने कर्नाटक को चेंज कर दिया। EMS नंबूद्रीपाद और मिस्टर क्या नाम था उनका, अच्युत मेनन की और EMS नंबूद्रीपाद की 2 सरकारों ने मिलकर पूरे केरल को, यूरोप और मॉडल जो कंट्रीज हो सकते हैं दुनिया के, उनकी बराबरी में ला खड़ा किया। SDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, केरला जो है यूरोपियन कंट्रीज से बराबरी कर रहा है आज। तो केरल को अगर 2 चीफ मिनिस्टर्स ने बनाया, कर्नाटक को देवराज अरस ने बनाया, तमिलनाडु को अगर करुणानिधि और अन्नादुराई ने बनाया, तो बिहार को ये सारे नेता मिलकर क्यों नहीं बना सके? क्यों बिहार की ट्रेनें इस तरह से जा रही हैं जिस तरह से अभी त्यौहार और पर्व के दौरान? किस तरह गरीबी अभी है, किस तरह शिक्षा है? जात पात इतना क्यों है? जात पात वहीं ज़्यादा रहता है जहाँ पर रिफॉर्म्स नहीं होते। चलिए, आखिरी सवाल, 14 तारीख को किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं? शपथ लेते कौन दिखेंगे? चूँकि आप राजनीति से परे जनता की नब्ज को भी समझते हैं। बिहार आपने जैसा कि बताया पहली नौकरी आपकी वहाँ की है, और उस मिट्टी को भी आप बखूबी समझते हैं।
किसे देखते हैं शपथ लेते नो हैं? आई लव बिहार, देयर इज नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इलेक्शन, और हर इलेक्शन डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अच्छा चुनाव है, इस चुनाव को बस चुनाव आयोग अच्छे से कराए, और जो दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन हैं, वो दोनों भी अच्छे से कराएं, खासकर सत्तारूढ़ गठबंधन। तो जनता की भावना को रिफ्लेक्ट होने दीजिए चुनाव में, वही अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और इतनी सारी बातें की हमसे। आपको और नीलेश सर के साथ ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।